और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिल्क रोड चैप्टर के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है निक मिडलटन और ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें ये अपने कैलाश पर्वत पे जाने की और कोरा परफॉर्म करने की कंप्लीट जर्नी बताते हैं। दरअसल ये रावू से कैलाश पर्वत जाते हैं अपने दोस्त डैनियल और अपने गाइड सेटन के साथ, और कैलाश पर्वत पे जाके कोरा कंप्लीट करते हैं। कोरा बुद्धिस्ट का मेडिटेशन करने का एक तरीका है, या यूं कह लो कि भगवान के प्रति उनकी एक निष्ठा है, जिसमें वो अपने मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये परिक्रमा करने का परंपरा जो है वो हमारे हिंदू कल्चर में भी है। और इनका जो गाइड है ना सेटन, वो एक शॉर्टकट रास्ता लेता है कैलाश पर्वत पे जाने का। उस रास्ते को सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता है, जिससे तुम्हारा चैप्टर का नाम पड़ा है। ये जो तुम मैप में रास्ता देख रहे हो ना, यही है सिल्क रूट। दरअसल ये रास्ता एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, और पहले के जमाने में लोग इसी रास्ते से सिल्क ले जाते थे, इसीलिए इस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रोड। और इसी रास्ते से हमारे ऑथर निक मिडलटन भी कैलाश पर्वत पे जाते हैं। रास्ते में उनको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें भी दिखाई देती है उनको, तो वही सब चीज इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। जिस दिन हमने सुबह में रावू से विदा लिया, उस दिन नीले आसमान में आधा चांद तैर रहा था। सूरज सुंदर पहाड़ियों की चोटी से गुलाबी लालिमा में निकल रहा था। आसमान में बादल एकदम गुलाबी रंग में चमक रहे थे। मतलब मॉर्निंग का वो वैसा टाइम था जब सूरज उग रहा था और चांद ढल रही थी। जब हम रावू से चलने लगे तो लहामू ने कहा कि वो मुझे विदाई का उपहार देना चाहती है। एक शाम मैंने उसे डैनियल के जरिए बताया था कि मुझे कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करनी है, यानी कि कोरा कंप्लीट करने जाना है। उसने कहा कि मुझे कुछ अधिक गर्म कपड़े लेने चाहिए, और वो झुककर तंबू में गई और भेड़ की खाल से बना हुआ एक लंबा बाग वाला कोट लेके आ गई, जिसे वहाँ के सभी लोग पहनते थे, और यही उसने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया। जब मैं कार में बैठ रहा था तो सेटन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओ यस ड्रोब्बा सर, ड्रोब्बा। ड्रोब्बा यार वहाँ पे भेड़ चलाने वाले को कहा जाता है। तो सेटन यार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल भेड़ चलाने वाले लग रहे हो। चैंगटेंग को पार करने के लिए हमने एक छोटा मार्ग चुना। सेटन एक ऐसा रास्ता जानता था जो हमें साउथ वेस्ट से होते हुए सीधा कैलाश पर्वत की ओर ले जाता। यही है वो सिल्क रूट वाला रास्ता। सेटन ने हमें बताया कि इस रास्ते में हमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी यदि बर्फ न हुई तो। और इसकी कितनी संभावना है कि बर्फ न हो, मैंने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता सर, ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। रावू की घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए एक छोटे रास्ते से हम खुले मैदान में पहुँच गए, जहाँ मात्र कुछ हिरणों को छोड़ के कुछ भी नहीं था। वो हिरन सूखी चरागाह के घास को छोड़ के हमें घूरने लगे और उछल कूद करते हुए वहाँ से शांत स्थान पे भाग गए। हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो पथरीला रास्ता आ गया, जहाँ जंगली गधों का एक बड़ा झुंड देखने को मिला। सेटन ने उनके प्रकट होने से पहले ही हमें बता दिया कि हम उनके नजदीक पहुँचने वाले हैं। कैंग, उसने दूर उड़ते हुए धूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। कैंग यार वहाँ की भाषा में जंगली गधे को कहा जाता है। जब हम नजदीक पहुँचे तो मैंने इकट्ठे दौड़ भाग करते हुए झुंड को देखा, जो एक दूसरे के साथ ऐसे सिमट कर घूम या मुड़ रहे थे मानो वो कोई युद्ध का अभ्यास कर रहे हो, कोई मिलिट्री का ड्रिल परफॉर्म कर रहे हो। चारों तरफ हवा में धूल के बादल लहरा रहे थे। जब झुंड में कोई उड़ता तो कैसे धूल धूल उड़ने लगता है, ठीक वैसा ही। जैसे ही पहाड़ियां पथरीली वीरान भूमि से दोबारा और ऊंची उठनी शुरू हो गई तो हम अपनी भेड़ को देखभाल करते हुए सुनसान ड्रोकबाज के पास से गुजरे। ड्रोकबाज वैसे व्यक्ति होते हैं ना जो भेड़ को चराते हैं, तो हमारे ऑथर उनके पास से गुजर रहे थे। उनमें से उनको कभी कुछ आदमी दिखता तो कभी कुछ औरत दिखती। ये लोग रुककर हमारी कार की ओर देखते और कभी कभी हाथ हिलाकर हमें अलविदा भी कहते। जब हमारी गाड़ी उनके भेड़ के नजदीक पहुंच जाती तो भेड़ हमारी गाड़ी से बचने के लिए फट से वहां से हट जाते, एकदम तुरंत से दूसरी ओर भाग जाते। हम नोमाड्स के टेंट के पास से भी गुजरे, जिनके टेंट के बाहर एक काला कुत्ता टिबेटन मैस्टिफ चौकीदारी कर रहा था। नोमाड्स वैसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में चले जाते हैं, और जहां उनको खाना और काम मिलता है वहीं पे अपना टेंट गाड़ लेते हैं। एक तरह से तुम बोल सकते हो कि ट्राइबल्स पीपल, जैसे हमारे यहाँ धमा धमिनियां होती हैं, ठीक वैसा ही। तो उनके टेंट के आगे ना टिबेटन मैस्टिफ, जो कि एक भयानक काला कुत्ता है, वो उनकी चौकीदारी करता था। भाई ये बहुत ही भयानक कुत्ता है, और जैसे ही इनको हमारे आने का पता चलता ये अपनी मुंडी टेढ़ी करके हमें घूरते रहते, और जैसे ही हम उनके पास जाते वो एकदम से झपट्टा मार देते और हमें खदेड़ कर अपने इलाके से भगा देते। ये झबरेदार कुत्ता अमावस्या की काली अंधेरी रात से भी ज्यादा काला था भाई। इनके गले में लाल कलर का पट्टा होता था और ये अपने बड़े बड़े जबरे से खतरनाक तरीके से भौंकते थे। कभी कभी एकदम गाड़ी के आगे आ जाते तो सेटन को ब्रेक मारना पड़ता, और कोई कोई कुत्ता तो हमें 100 मीटर तक खदेड़ता रहता था। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों प्राचीन काल में सिल्क रूट से तिब्बत से उपहार के रूप में ये भयंकर तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ता लेके जाया जाता था, और क्यों ये चीन के शाही दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। ये हंटिंग डॉग के रूप में इतने ज्यादा फेमस क्यों थे, अब मुझे समझ में आया। इतना भयंकर कुत्ता है भाई, किसी को काट ले तो नानी याद आ जाए।
अब हम माउंटेन को होराइजन से निकलते हुए देख सकते थे। हमने एक घाटी में प्रवेश किया जहाँ पर नदी चौड़ी हो रही थी और उसका अधिकतर हिस्सा बर्फ में सफेद था और धूप से चमक रहा था। रास्ता नदी के किनारे से सटा हुआ था और जैसे जैसे नदी घूम रही थी वैसे वैसे हमारा रास्ता भी घूम रहा था। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए घाटी का किनारा नजदीक आता गया, यानी कि हमारा रास्ता छोटा होता चला गया। मोड़ और ज्यादा तीखा हो गया और सवारी हिचकोलेदार हो गया, यानी कि गाड़ी में हचके महसूस होने लगे। जब हमने चढ़ाई शुरू की तो सेटन गाड़ी को तीसरे गियर में चला रहा था। रास्ता बर्फीली नदी से हटकर मुश्किल से खड़ी ढलानों से चढ़ रहा था, जहाँ विशाल चट्टानों पर चमकती हुई नारंगी काई लगी हुई थी। तुमने देखा होगा कि पत्थर पे ना ऑरेंज कलर का एक चिपचिपा सा प्लांट उग जाता है, जिस पे पैर रखो तो पैर फिसलने लगता है। उसी चीज की औथर बात कर रहे हैं कि पत्थर पे ऑरेंज कलर की काई लगी हुई थी और ढलान एकदम सीधा हो गया था, तो गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा था उनको। एक तो ढलान पूरी सीधी हो गई, ऊपर से काई, तो गाड़ी एकदम फिसल रहा था। आगे जाने की वजह पीछे ही आ जा रहा था। पत्थरों से बर्फ के टुकड़े लटके हुए थे। मुझे मेरे कानों में दबाव महसूस हुआ तो मैंने अपने नाक को दबाकर जोर से हुक्कार कर उसे साफ करने की कोशिश की। क्योंकि वो हाइट पे जा रहे हैं तो कानों में एयर प्रेशर बन रहा है, तो नाक को दबाकर और कान से हवा को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक तेज मोड़ पर घूमने का संघर्ष किया और सेटन ने गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, सेटन ने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बर्फ, डैनियल बोला और वो भी कार से बाहर निकल गया। हमारे सामने रास्ते पर सफेद पदार्थ की चादर बिछी हुई थी, जो संभवतः 15 मीटर तक जाकर धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और कच्चा रास्ता फिर दिखाई दे रहा था। बर्फ हमारे दोनों ओर थी और ऊपर से उसे चिकना बना रही थी। किनारा इतना खरा था कि हमारी गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए हम इस रास्ते से घूम कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि दोनों ही तरफ बर्फ थी। मैं डैनियल के पास चला गया जैसे ही सेटन सख्त परत वाली बर्फ पे चलाने लगा। वो आगे की ओर खिसकते हुए फिसलते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा था और समय समय पर पाँव मारकर देख रहा था कि बर्फ कितना कठोर है, ताकि गाड़ी उस पर आराम से चल जाए और धंसे नहीं। मैंने अपनी घड़ी वाली कलाई को देखा और हम सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। मुझे बर्फ इतनी गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन डैनियल ने बताया कि उसके गहरेपन से ज्यादा खतरा उसके ऊपरी वाली बर्फ के परत से है, क्योंकि अगर गाड़ी फिसली तो कार पलट सकती है। हम दोनों उसकी मदद करने लगे और जैसे ही बर्फ पर मिट्टी फैल गई तो मैं और डैनियल गाड़ी से उतर गए ताकि गाड़ी हल्का हो जाए और आराम से आगे की ओर बढ़ सके। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरा फासला बगैर किसी परेशानी के पार कर लिया। 10 मिनट के बाद हम एक दूसरे बाधा पर रुके। उसने बाहरी दृश्य का अनुमान लगाते हुए एक बार फिर से गाड़ी से छलांग लगाई। इस बार उसने बर्फ से दूर घूम के जाने का निश्चय किया। ढलान खड़ी थी तथा विशाल चट्टानेदार थी, लेकिन सेटन ने उसे किसी भी तरह सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसके चारों पहिए पे चलने वाली कार एक अड़चन से दूसरी अड़चन की ओर लड़खड़ाती रही। ऐसा करने से वो एक कैंची मार्ग को पार करने से बच गया और रास्ते के उस पार्ट पे पहुंच गया जहां पर बर्फ नहीं थी। जब हम चिलमिलाती हुई धूप से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो मैंने एक बार फिर से अपनी घड़ी देखी। हम सी लेवल से 5400 मीटर की ऊंचाई पर धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। सिर में बुरी तरह से दर्द होने लगा। मैंने अपनी पानी की बोतल से गटक गटक कर पानी पिया। माना जाता है कि ऐसा करने से तेज ऊंचाई पर मदद मिलती है, मतलब मुंह में पूरा पानी भर के पीने से सर दर्द में आराम मिलता है। आखिर में हम पास की चोटी पर 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही हमने देखा श्वेत फीता व झलीदार प्रार्थने वाले धवज जो है लटकाए हुए हैं, मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े धागों में बांध कर लटकाया हुआ है। ये वहाँ के लोगों का प्रार्थना करने का तरीका है। लाल, पीले, हरे, उजले कलर के छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, चुनरिया, ये सब बांधी हुई थी। जैसे हम हिंदू लोग पीपल के पेड़ में लाल धागा बांधते हैं, वैसे ही वो लोग भी छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े जो है वहाँ पर बांध के विशेष मांगते हैं कि हे भगवान हमारा एग्जाम में टॉप करा दी है, बियाह न हो रख, बियाह करा दी है, हमारा इतना अमीर बनाई है कि हम डिफेंडर ले लिया। मतलब इस तरह से अपने अपनी सब विशेष मांगते हैं। फिर हम सभी ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस स्तूप के चक्कर लगाए जैसा कि वहाँ का रिवाज था। सेटन ने गाड़ी की टायर्स की जांच की और फिर हम लोग सीधा पेट्रोल पंप पे रुके। पेट्रोल टैंक के ढक्कन का पेंच थोड़ा ढीला था। जैसे ही उसे खोला वैसे ही फुस करके बहुत ही तेज एक आवाज निकली। एक्चुअली में इतने हाइट पर होने के कारण एयर प्रेशर हुआ और उसके अंदर गैस बन गया। मैंने सेटन से कहा ये आवाज तो बहुत ही भयंकर थी। हाँ सर बिल्कुल, ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कोई भी स्मोकिंग नहीं करिएगा वरना आग लग जाएगा, ऐसा उसने हंसते हुए कहा। जब हम पास के दूसरी ओर उतरने लगे तो मेरा सिर दर्द बंद हो गया। मतलब ये पहाड़ के एक साइड तो जैसे तैसे करके चढ़ गए, अब ऊपर से जाके दूसरी ओर उतर रहे हैं, तो उस दौरान ऑथर का सर दर्द बंद हो गया। जब हम दोपहर के भोजन के लिए रुके तो 2 बज गए थे। हमने एक टेंट के पास रुक के गरम गरम नूडल्स खाया जो कि सॉल्ट लेक के किनारे में लगा हुआ था। उस प्लेट्यू पे बहुत सारे जमे हुए खरे पानी के झील के निशान थे। एक्चुअली में जो ये छोटे छोटे झील है ना, ये तेथिस सागर के अवशेष हैं।
तुमको पता है कि जब गोंडवाना लाइन से टकराव हुआ था तो हिमालय फॉर्म हुआ था। जैसे ही टकराव हुआ हिमालय फॉर्म हुआ, पानी उड़ा और जहां जहां गिरा वहां वहां झील बन गई। तो ये जो झील ऑथर देख रहे हैं या फिर जिस झील के किनारे पे वो नूडल्स खा रहे हैं वो उसी का अवशेष है, उसी का पार्ट है। और ऐसे बहुत सारे झील इस प्लेट्यू पे है। ये भाग लोगों की गतिविधियों का अड्डा था। भेड़ के खाल के कोट पहने हुए, नमक में सने हुए जूते और फावरे उठाए कुछ व्यक्ति इधर से उधर घूम रहे थे। सभी ने धूप में चश्मे लगा रखे थे क्योंकि बहुत सारी नीली ट्रक जिसमें नमक लदे हुए थे वो वहां से गुजर रहे थे। हम लोग लेट आफ्टरनून होर के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। होर एक जगह का नाम है, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर ये लोग पहुंच गए, जो कि वापस आने पे मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे से सटा हुआ था। वो हाईवे एक पुराना ट्रेड रूट था जो लहासा से कश्मीर को जाती थी। लहासा जो है वो तिब्बत का कैपिटल है और कश्मीर तो तुम लोग सब जानते ही हो। डैनियल जो कि लहासा वापस आ रहा था उसे एक ट्रक की सवारी मिल गई, इसीलिए मैंने और सेटन ने उसे टायर रिपेयरिंग दुकान के बाहर अलविदा कह दिया। दरअसल खारी झील से उतरते समय एक के बाद एक 2 पंचर हो गए थे और सेटन उनको रिपेयर करवाना चाहता था क्योंकि अब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा टायर नहीं बच गया था। कार में जो स्टेपनी होती है ना वो भी उसने यूज कर लिया था। और ऑथर बता रहे हैं कि जो टायर उसने चेंज किया था उसमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं था, वो मेरे सर की तरह एकदम गंजा था। होर एक गंभीर और दयनीय जगह था। न तो वहाँ पेड़ पौधे थे और न ही हरियाली थी, केवल धूल, मिट्टी और पत्थर थे जो पता नहीं कितने सालों से वहाँ जमे हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये शहर मानसरोवर लेक के किनारे बसा हुआ है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत का एक पवित्र जल स्थल है। इस मानसरोवर को 4 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, सतलेज और ब्रह्मपुत्रा का स्रोता बताया गया है। वास्तव में केवल सतलेज ही इस मानसरोवर लेक से निकलती है। बाकी जो 3 नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये नजदीकी कैलाश पर्वत की चोटी से निकलते हैं और हम इस महान पर्वत के बिल्कुल समीप खड़े थे और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यार मुझे जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे कोरा कंप्लीट करना है, लेकिन मुझे इंतजार करना था। सेटन ने मुझसे कहा कि मैं होर के एकमात्र कैफे में जाकर चाय पी आऊं, जो कि शहर के दूसरे बिल्डिंग्स की तरह वो भी बुरी तरह रंगे हुए कंक्रीट से बना हुआ था। उसमें 3 टूटी हुई खिड़कियां भी थी जिसमें से एक से आकर्षक नजारा दिखाई देता था जो कि इस पूरे कैफे की घटिया बनावटी का भरपाई कर रहा था। पूरे कैफे में वही एक खिड़की थी जहां से सुंदर नजारा दिख रहा था, वरना बाकी तो पूरा कैफे ही खंडर था। मेरी सेवा एक फौजी लिबास में चीनी व्यक्ति के द्वारा की गई जिसने गिलास और चाय का थर्मस लाने से पहले गंदे कपड़े के टुकड़े से मेरे कुर्सी और टेबल को साफ किया। आधे घंटे के बाद सेटन ने मुझे एकांत कारावास से छुटकारा दिलाया। बहुत से पत्थरों एवं कूड़े कचरों के समीप से निकलकर हम शहर के बाहर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। पहली बार मानसरोवर झील को देखने के बाद यात्रियों से जो मैंने सुना और पढ़ा था, मेरा अनुभव उससे बिल्कुल विपरीत था। मैंने दूसरे यात्रियों के मुंह से सुना था कि मानसरोवर झील जो है वो एक पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैं इसकी स्थिति देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही खराब है भाई। जगह जगह कूड़ा कचरा है, एकदम नाला की तरह लग रहा है। हालांकि एक जापानीज मोंग एकाई कवागुची जो कि सन 1900 में यहाँ आया था, वो इस झील की पवित्रता से दबीभूत होकर फूट फूट कर रोने लगा। और कुछ साल पहले इस पवित्र जल का स्वीडन के स्वेन हेडन पर भी एक ऐसा ही प्रभाव पड़ा। हालांकि वो इमोशनल व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी इस जल की पवित्रता का असर उस पर था। लेकिन मेरा अनुभव बिल्कुल अलग था। मुझे ये मानसरोवर झील पवित्र स्थल से ज्यादा गटर का नाली लग रहा था। जब हम पुनः चले तो अंधेरा हो गया था और रात के 10:30 बजे डार्चन के गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए। डार्चन भी एक जगह का नाम है, तो होर से ये लोग निकल के डार्चन पहुंचे 10:30 बजे रात में और वहाँ ये लोग गेस्ट हाउस में रुके। ये रात बहुत ही मुश्किल वाली रात थी क्योंकि होर कस्बे के रास्ते में पड़ने वाले खुले कचरे के ढेर के इर्द गिर्द घूमने के कारण मुझे सर्दी हो गई थी। या सच कहूँ कि होर के उस टूटे हुए कैफे में जो मैंने जड़ी बूटी वाली चाय पी थी उससे मेरा जुकाम अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ था। मेरे नाक के दोनों छेद बंद हो गए और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। सांस ही लेने में नहीं बन रहा था। घड़ी से मुझे पता चला कि मैं 4760 मीटर की ऊंचाई पर हूँ, जो कि रावू की तुलना में ज्यादा अधिक नहीं थी। मतलब जितनी ऊंचाई पर मैं रावू में था, लगभग उतना ही ऊंचाई पर मैं यहाँ डार्चन में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रावू में भी मैं हर एक रात ऑक्सीजन के लिए छटपटाता रहता था और अब तक रात में होने वाली इन परेशानियों का मुझे आदत हो गया था। एक तो मैं थका हुआ भूखा था और ऊपर से चैन से सो भी नहीं पा रहा था। मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद मैं फिर से एक नाक से सांस लेने लगा, लेकिन मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। जैसे तैसे करके मुझे नींद लगने ही वाली थी कि अचानक मैं जग गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, ऐसा लगा कि छाती के ऊपर कोई 2.5 किलो का हाथ रख दिया है। बहुत भारी महसूस हो रहा था। मैं उठ के बैठ गया और जैसे ही मैं उठ के बैठा मेरा नाक एकदम साफ हो गया। अब मैं आराम से सांस ले पा रहा था। मैं फिर सोया तो फिर नाक बंद हो गया। मुझे डर लग रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं मैं मर न जाऊं। मुझे जैसे ही गहरी नींद लगने वाली थी वैसे ही मुझे अंदर से आवाज आया कि बेटा सो मत, वरना रात में ऑक्सीजन का कमी हुआ तो बस लटक जाओगे। मैं फट से उठ के बैठ गया। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोया भाई। ऐसा यार हमारे साथ भी सर्दी में होता है ना। मतलब बैठे रहो तो सांस लेने में बनता है, लेकिन जैसे ही लेट जाते हैं वैसे ही सांस लेने में बनता ही नहीं है। दोनों नाके जाम हो जाता है।
वाकई में बहुत दिक्कत होता है यार सर्दी में सोने में। अगली सुबह सेटन मुझे डायचन मेडिकल कॉलेज में ले गया। डायचन का मेडिकल कॉलेज नया था और एक ठोस दरवाजे के साथ बाहर से मठ के जैसा दिख रहा था। अंदर जाते से एक बहुत बड़ा खुला हुआ मैदान मिला। हम लोग काउंसलिंग रूम में गए जो कि पूरा अंधेरा था और ठंडा था, जिसमें एक तिब्बत का डॉक्टर बैठा था जो कि डॉक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, एकदम आम इंसान लग रहा था। न तो उसके पास कोई डॉक्टर का इक्विपमेंट था और न ही सफेद कोट पहन रखा था। आम आदमी की तरह स्वेटर और ऊनी टोपी पहनकर बैठा हुआ था। जब मैंने उसे अपनी सर्दी के बारे में बताया और रात में मैं सो नहीं पाता हूँ इन सब चीजों के बारे में बताया तो उसने मेरी कलाई की नाड़ी पकड़ते हुए मुझसे कुछ सवाल किए। ए बउआ, ज्यादा घबराने वाला बात नहीं है, सर्दी है, ऊंचाई पे आने से ऐसा होता है कभी कभी। हम आपको कुछ दवाई दे देते हैं, खा लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम निम्न हो जाइएगा। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से मैं कोरा कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करने के योग्य हो जाऊंगा या नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाइएगा, था कोरा उरा सब कर लीजिएगा, एकदम तंदुरुस्त हो जाइएगा, चिंता काहे करते हैं आप। मैं 15 पुड़िये से भरा हुआ लिफाफा लेकर मेडिकल कॉलेज से बाहर आया। मेरे पास तिब्बती दवाई के 5 दिन का उपचार था जो मैंने उसी समय आरंभ कर दिया। मैंने नाश्ते के बाद लेने वाली पुड़िया खोला और देखा उसमें भूरा चूरन था जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इसका स्वाद बिल्कुल दालचीनी जैसा था। लंच टाइम और सोते समय ली जाने वाली दवाई की पुड़िया का पहचान करना बिल्कुल आसान था। दोनों में भूरे रंग की छोटी छोटी गोलियां थी। उन्हें देखने पर भेड़ के गोबर के जैसा लगता था, परंतु बेशक वो दवा मैंने ली और उस रात मैं चैन की नींद सोया। एक बार जब सेटन ने देखा कि मैं बच जाऊंगा तो वो मुझे छोड़कर लहासा लौट गया। बौद्ध होने के नाते उसने मुझसे कहा कि वो जानता है कि अगर आप मर भी जाएंगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु व्यवसाय बदनाम हो जाएगा, मेरा जो बिजनेस है वो बदनाम हो जाएगा। सेटन बौद्ध धर्म को मानता है और उसमें मृत्यु मोक्ष है, तो ऑथर के मरने से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बिजनेस बदनाम हो जाता यार कि वहाँ उसको लेके गया और मर गया। वो बोलता कि अरे फलामा के बेटा इसके साथ गया था, देखो मर गया था वो, तो हम नहीं जाएंगे इसके साथ। लोग ऐसा बोलने लगते। तो जब सेटन ने देखा कि ऑथर एकदम ठीक हो गए हैं तो वो वापस से लहासा लौट गया जो कि तिब्बतन की कैपिटल है, और फिर वहां से दूसरे टूरिस्ट को लेके आएगा वो, क्योंकि उसका तो यही काम ही है ना। तो वो अपना काम करने चला गया। रात भर अच्छे से सोने के पश्चात डायचन इतना भयंकर प्रतीत नहीं हो रहा था। हालांकि धूल धक्कर, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर अभी भी थे, लेकिन आसमान में सूरज तेज चमक रहा था। मैदान के पास दक्षिण का दृश्य मुझे हिमालय का आभास करा रहा था और सामने विशाल चोटी वाला पर्वत गुरला मंदाता था जिसके शिखर के ऊपर नन्हा सा बादल लच्छा लटका हुआ था। शहर में 2 प्राचीन जनरल स्टोर थे जो चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य आवश्यक चीज बेच रहे थे और साथ साथ प्रार्थना का ध्वज भी बेच रहे थे। उनमें से एक के सामने दोपहर में लोग जुआ खेलने के लिए जमा हो जाते थे। खुली हवा में जुआ खेलना एकदम बेगानी लगता था। वहीं दूसरी ओर महिलाएं उस तंग नदी के बर्फीले पानी के अंदर अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी जो मेरे गेस्ट हाउस के पास से शोर करता हुआ बहता था। डायचन शांत व निर्जन नगर था, परंतु मुझे केवल एक ही कमी दिखाई देती थी, वहाँ कोई भी तीर्थयात्री नहीं था। मुझे बताया गया था कि तीर्थयात्रियों के मौसम में इस शहर में हलचल हो जाती है। बहुत सारे लोग अपने ठहरने का प्रबंध करके आते हैं, अपने तंबू गाड़ कर इस शहर की सीमा को बढ़ा देते हैं, अर्थात बाहर आसपास में ठहर जाते हैं, यानी कि डायचन शहर के बाहर रुक जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक ही गेस्ट हाउस है, इसीलिए लोग अपने ठहरने का प्रबंध भी करके आते हैं। मैंने यहाँ आने का समय सीजन के प्रारंभ के लिए निर्धारित कर लिया था, यानी कि तीर्थयात्रियों का सीजन स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही मैं यहाँ पर आ गया था। एक दोपहर को मैं डायचन के एकमात्र कैफे में चाय की गिलास लेके अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं किसके साथ अपना कोरा कंप्लीट कर सकता हूँ। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक तो मैं सीजन स्टार्ट होने से पहले आ गया हूँ, कोई यात्री भी नहीं है जिसके साथ मैं जाकर कोरा कंप्लीट कर सकूं, और ना ही कोई दोस्त है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंग्लिश जानता हो जिससे मैं बातचीत कर सकूं। बिना कोरा कंप्लीट किए हुए यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता हूँ, और इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, सोने में दिक्कत होती है, मैं कोरा कंप्लीट करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में सोचा और मैं केवल इंतजार ही कर सकता था। तीर्थयात्रियों का मार्ग खूब प्रचलित था, लेकिन मैं उस पे अकेले जाने की कल्पना नहीं कर सकता था। कोरा मौसम के अनुसार होता था क्योंकि बर्फ के कारण रास्ते बंद होते थे, और मुझे कुछ पता नहीं था कि बर्फ साफ कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, रास्ता खुला है कि बंद है, कुछ नहीं पता था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। जब से सेटन गया है मुझे डायचन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अंग्रेजी जानता हो और मेरे इन अति आवश्यक सवालों का जवाब दे सके कि रास्ता खुला हुआ है या बंद है, बर्फ जमा हुआ है कि क्या है।
वहाँ के लोगों को इंग्लिश समझ में आती नहीं है और मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। जब तक कि मैं नॉर्बू से नहीं मिला था। जिस कैफे में मैं बैठा हुआ था वो कैफे छोटा, अंधेरा और एक गुफा की तरह था, जिसमें भट्टी थी जो बीच में गहरी थी। दीवार और छत प्लास्टिक के रंग बिरंगे चादरों से बना हुआ था। धारीदार चौड़ी चादरें नीली, लाल व सफेद कलर की थी, जो कि टिकाऊ बाजारू थैले बनाने के काम आते हैं, जो एशिया और यूरोप के कई सारे देशों में बेचे जाते हैं। मतलब उस कैफे का जो छत था ना, वो रंग बिरंगे प्लास्टिक से बना हुआ था और ठीक वैसा ही प्लास्टिक बैग बनाने के काम आता है, जो कि एशिया और यूरोप के कई सारे देशों में बेचे जाते हैं और चीन में तो हर जगह बेचे जाते हैं। और ऐसा होना जायज भी है, क्योंकि चाइना इस सिल्क रोड के माध्यम से प्लास्टिक एक्सपोर्ट करता है। चाइना मोस्ट सक्सेसफुल प्लास्टिक एक्सपोर्टर है। कैफे में केवल एक खिड़की थी, जिसके पास जाकर मैं बैठ गया ताकि मैं अपने नोटबुक के पन्नों को देख सकूं, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको बताया कि कैफे में अंधेरा था, तो खिड़की के पास जाकर मैं बैठ गया। मैं अपने साथ टाइम पास करने के लिए नोवेल लेके आया था। जब नोरबू अंदर आया तो उसने मेरी बुक देख ली और संकेत करते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैंने उसे कहा कि हाँ, आप बैठ जाओ। तो फिर उसने बोला, आप अंग्रेज हो? उसने चाय का ऑर्डर देते हुए ऐसा मुझसे पूछा। हाँ, मैं एक अंग्रेज हूँ। और फिर हम लोग बातें करने लगे। मेरे हिसाब से वो उस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसने विंड चीटर पहन रखी थी और वेस्टर्न स्टाइल का मेटल का चश्मा पहन रखा था। उसने मुझे बताया कि वो तिब्बती था और बीजिंग के चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में। और शायद मेरे हिसाब से वो यहाँ भी किसी काम के सिलसिले में आया था। तो उसने बोला, हाँ भी और नहीं भी। मैं काम के सिलसिले में आया भी हूँ और नहीं भी आया हूँ। दरअसल मैं कोरा करने आया हूँ। और ये सुनते ही मेरे दिल में उछाल आ गया कि अरे वाह, चलो कोई तो इंसान मिला जो मेरे साथ साथ कोरा कंप्लीट कर लेगा। दरअसल नॉर्बू कई सालों से कैलाश कोरा और बौद्ध साहित्य के विभिन्न कार्यों में उसके महत्वपूर्ण के बारे में लिख रहा था। कोरा के और बुद्धिस्ट में उस कोरा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में वो लिख रहा था। और इसी रिसर्च को पूरा करने के लिए वो कोरा कंप्लीट करना चाहता था। और जब मेरी बताने की बारी आई कि मैं डायचन में क्यों आया था, तो उसकी आंखें चमक उठी। जब मैंने उसको बताया कि मैं भी कोरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो वो भी एक्साइटेड हो गया और बोला कि हम लोग एक टीम बन सकते हैं। और हम दो एकेडमिक इंसान अपने लाइब्रेरी से भागकर यहाँ आ गए हैं। मतलब कि हम दोनों ही अपने पढ़ाकू बिजी लाइफ से निकलकर यहाँ कोरा कंप्लीट करने आ गए। और जो मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा था कि अच्छा होगा, वो पूरा हो गया। आखिरकार मुझे मेरा साथी मिल गया जो मेरे साथ कोरा कंप्लीट कर सकता है। नॉर्बू भी उसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था जिसमें मैं रुका हुआ था। और मुझे ये बात जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि उसके पास भी मेरे ही भांति कोई भी तीर्थ यात्री के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। मतलब कोरा कंप्लीट करने के लिए उसके पास भी सामान वगैरह नहीं है और न ही प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे क्या होता है। उसने मुझे बताना जारी रखा कि वो कितना मोटा है और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नॉर्बू मोटा है तो ज्यादा चल नहीं पाएगा। वास्तव में वो बौद्ध धर्म को नियमित रूप से पालन करने वाला नहीं था, लेकिन उसमें उत्साह थी और वो एक तिब्बती था। देखो, था तो वो तिब्बती, लेकिन बौद्ध धर्म को उतने अच्छे से नहीं मानता था। मतलब पूजा पाठ से थोड़ा दूर ही रहता था। हालांकि मैं एक शुद्ध बौद्धिक धर्म को पालन करने वाले यात्री के साथ कोरा कंप्लीट करना चाहता था, ताकि वो मुझे कोरा के बारे में और कल्चर के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा सके। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि नॉर्बू एक आदर्श साथी रहेगा, एक अच्छा कंपेनियन होगा। उसने सजेस्ट किया कि सामान ढोने के लिए हमें कुछ याक्स कर लेना चाहिए, उसको किराए पे ले लेना चाहिए ताकि हमारे जितने भी लगेजेस हैं वो उठाकर ले चले। उस पे लाद देंगे और वो चलेगा और हम पीछे पीछे चलेंगे, जिसको मैंने एक अच्छा संकेत समझा। उसको पर्वत का पूरा परिक्रमा दंडवत करने का कोई इरादा नहीं था। मतलब कोरा जो होता है ना, वो ऐसे ही परिक्रमा करके कंप्लीट नहीं किया जाता है। उसको लेट कर दंड देते हुए पूरा कंप्लीट करना होता है, तब जाके माना जाता है कि आपने सही ढंग से कोरा कंप्लीट किया। जैसे हमारे छठ पूजा में होता है ना कि औरत लेट जाती है और दंडवत प्रणाम करते हुए दंड देते हुए घाट तक जाती है, वैसे ही कोरा को सही ढंग से कंप्लीट करने का यही रीति रिवाज है कि दंड देते हुए पूरा कैलाश का चक्कर लगाओ, मतलब परिक्रमा करो। लेकिन नॉर्बू का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि भाई वो मोटा है और ऊपर से उसकी इतनी बड़ी तोंद निकली हुई है, कैसे करेगा वो। तो वो तो कहता, भैया हमसे ना हो ये सब चीज। और ऐसा बोलकर हंसते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया और आखिरकार उन्होंने साथ में कोरा कंप्लीट कर लिया। और यहीं पर तुम्हारी ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो, MCQs का जरूर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है RK की लाइन्स, और वहाँ पे बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आने वाला है, तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, समझे। चलो बाय बाय।